बुलेटिन में सबसे पहले वो खबर जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद क्या होगी वहां की सरकार की रूपरेखा, कौन होगा प्रधानमंत्री, कैसे चलेगा शासन, और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई बदल रही है तालिबान की क्रूर और कट्टर छवि वाली तस्वीर। देखते हैं टॉप 9 तालिबान राज में। अफगानिस्तान में नई सरकार की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। शासन चलाने के लिए शूरा काउंसिल बनाने की तैयारी तालिबान कर रहा है। शूरा काउंसिल के मुताबिक प्रधानमंत्री कैबिनेट की मदद से देश चलाएंगे। हिबतुल्लाह अखुनजादा सुप्रीम लीडर होंगे, जबकि पीएम की रेस में मुल्ला बरादर सबसे आगे हैं। पूरी कैबिनेट शूरा के अधीन काम करेगी। तालिबान ने क्रिकेट से जुड़ा सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। तालिबान ने कहा है कि वो अन्य देशों के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है, इसीलिए इंटरनेशनल क्रिकेट में बाधाएं पैदा नहीं करेगा। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी पुष्टि की है कि उनकी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 27 नवंबर से शुरू होने वाले टेस्ट मैच खेलेगी। काबुल एयरपोर्ट के संचालन के लिए तालिबान टर्की और कतर की मदद ले रहा है। हालांकि इस संबंध में फ्रांस के विदेश मंत्री ने दावा किया है कि अभी तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। इस बीच खबर है कि टर्की और कतर की टीम ने काबुल हवाई अड्डे पर अपना काम शुरू कर दिया है, ताकि जल्द से जल्द एयरपोर्ट को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तालिबान ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दावा किया गया है कि तालिबान के लड़ाकों ने अधिकारियों और हक्कानी ग्रुप के सबसे खूंखार आतंकी अनस हक्कानी के साथ बगराम जेल का दौरा किया। वीडियो में कहा गया है कि जेल में कैदियों की हृदय विदारक तस्वीरें रिकॉर्ड की गई हैं। वीडियो को रिलीज करने का मकसद इसे वायरल करना है। बगराम जेल अमेरिकी सैनिकों के अधीन था। तालिबान ने अफगानिस्तान के लोगार में जीत का जश्न मनाया। तालिबानी झंडा फहराया गया और तालिबान के समर्थन में नारे लगाए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में आम लोग और तालिबानी लड़ाकू एक जगह इकट्ठा हुए थे। तालिबान की जीत के बाद अलकायदा ने जो बधाई संदेश दिया है वो भारत समेत पूरी दुनिया के लिए एक अलर्ट है। अलकायदा ने संदेश में कहा है कि ये आर्म्ड जिहाद है और अब इसी मॉडल पर फिलिस्तीन, सोमालिया, यमन और कश्मीर में आर्म्ड जिहाद चलाया जाएगा। ये संदेश अलकायदा की मीडिया सेल ने जारी किया है। ये तस्वीर अफगानी पायलट इद्रिस की है, जो इस वक्त तालिबानी नेताओं के लिए हेलीकॉप्टर उड़ाने का काम कर रहा है। काबुल कब्जे के बाद इद्रिस अपने हेलीकॉप्टर को लेकर कुनार चला गया था, लेकिन तालिबानियों के डर से वो वापस लौट चुका है और तालिबान के लिए काम करने लगा है। माना जा रहा है कि दहशतगर्दों की धमकियों की वजह से इद्रिस काम पर लौटने के लिए मजबूर हुआ। उधर चीन ने अफगानिस्तान के बहाने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ड्रैगन ने मांग की है कि पिछले 20 सालों में अफगानिस्तान में हुई हत्या और दूसरे अपराधों में अमेरिकी सेना की भूमिका की जांच हो। खासकर काबुल बम धमाके के बाद अफगान नागरिकों पर अमेरिकी नौसेना की फायरिंग की जांच हो। चीन ही नहीं, अफगान मामले में अमेरिका को रूस ने भी झटका दिया है। रूस ने अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक की संपत्तियों को जब्त करने की अमेरिकी मांग को ठुकरा दिया है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद अमेरिका ने इन संपत्तियों को जब्त करने का फैसला लिया था। इस बीच अफगान सेंट्रल बैंक ने अमेरिका और IMF को विदेशों में जमा $10 बिलियन को रिलीज करने की मांग की है। लॉन्चिंग पैड पर दहशतगर्द फौज का जमावड़ा, आखिर किस मुद्दे पर ब्रिटेन और तालिबान के बीच हो रही है बात? अफगान संकट के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति लोकप्रिय हुए या बदनाम? कब सुनी जाएगी देश की बेटी हिना की आवाज? तालिबानी हुकूमत पर जश्न मनाने वाले मुसलमानों को नसीरुद्दीन शाह की खरी खरी। क्या अफगान के बाद सीरिया भी छोड़ रहा है अमेरिका? देखते हैं टॉप 9 अफगानिस्तान संकट। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत कायम होने के बाद पाकिस्तान सीमा के पास मौजूद लॉन्चिंग पैड में गतिविधियां तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि लश्कर और जैश के आतंकी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की योजना बना रहे हैं। इसे लेकर खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ब्रिटेन सरकार ने अफगानिस्तान में बचे अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी करने के लिए तालिबान के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी है। साथ ही अफगान शरणार्थियों के लिए ब्रिटेन ने ऑपरेशन वार्म वेलकम की शुरुआत करने का ऐलान किया है। इसके लिए ब्रिटेन ने अपने प्रतिनिधि साइमन गैस को दोहा भेजा है, जो इस्लामी अमीरात के नेताओं से मिलकर इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान छोड़ने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की छवि को जोरदार धक्का लगा है। एक सर्वे के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान राज कायम होने के बाद जो बाइडेन की लोकप्रियता में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। रेटिंग के मुताबिक अमेरिका में उन्हें अब सिर्फ 47% लोग ही पसंद कर रहे हैं, जबकि अफगान संकट से पहले इनकी लोकप्रियता 61% थी। 20 साल की नाकामियों के बीच 24 घंटे पहले ही रेस्क्यू अभियान बंद कर सैनिकों को वापस बुलाने वाले अमेरिका की पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है। इस बीच अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी ने रेस्क्यू अभियान की पोल खोलकर रख दी है। अधिकारी ने माना है कि स्पेशल वीजा प्रोग्राम के तहत निवेदन करने वाले ज्यादातर लोगों को अफगानिस्तान से निकाला नहीं जा सका है। इनमें अधिकांश अफगान अनुवादक शामिल हैं।
अफगानिस्तान में अब भी कई भारतीय फंसे हुए हैं। इस बीच कानपुर की रहने वाली हिना और उसके बच्चों ने ऑडियो जारी कर भारत सरकार से जान बचा लेने की गुहार लगाई है। हिना और उसके बच्चे काबुल से 50 किलोमीटर दूर जुर्मत में फंसे हुए हैं। उसका कहना है कि अगर वो तालिबानियों के हाथों बच भी गई तो भूख से वो और उसके बच्चे मर जाएंगे। कानपुर की हिना 2013 से ही अफगानिस्तान में है। खुद को भारतीय मुसलमान बताकर हिना से निकाह करने वाला नूर मोहम्मद उसे प्रताड़ित करता है। अब नूर का भाई हिना के घर वालों को धमकी दे रहा है। पुलिस कंप्लेन वापस नहीं लेने पर हिना को जान से मारने की धमकी दे रहा है। हिना के परिवार का कहना है कि काम के सिलसिले में नूर मोहम्मद अक्सर मुंबई आया करता है। इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नसरुद्दीन शाह ने अफगानिस्तान में तालिबान राज कायम होने का जश्न मना रहे भारतीय मुसलमानों की निंदा की और इस प्रवृत्ति को खतरनाक बताया। नसरुद्दीन शाह ने एक वीडियो जारी करते हुए पूछा है कि जो मुसलमान जश्न मना रहे हैं उन्हें खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या वे अपने धर्म में सुधार करना चाहते हैं या पुरानी बर्बरता के साथ रहना चाहते हैं। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ और जैसा कि मिर्जा गालिब एक अरसा पहले फरमा गए हैं, अपने मुल्क की दुर्दशा देख भारत में रहने वाले अफगानी बेहद डरे और सहमे हुए हैं। आए दिन तालिबानी बर्बरता की तस्वीर सामने आने से इन अफगानियों को अपने रिश्तेदारों और देश के भविष्य की चिंता हो रही है। कोलकाता में रहने वाले अफगानी नागरिकों का मानना है कि तालिबान कभी नहीं बदल सकता। अपनी हुकूमत चलाने के लिए ये तालिबानी बेकसूर लोगों को मारते रहेंगे। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अमेरिका सीरिया पर भी जल्द बड़े फैसले ले सकता है। इस बीच ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका ने सीरिया से अपने 3 सैन्य ठिकानों को खाली कर दिया है। वहीं सीरिया का समर्थन करने वाले रूस, चीन और ईरान जैसे मुल्कों का भी मानना है कि अमेरिका जल्द ही सीरिया से बाहर जा सकता है। बैटल ऑफ अफगान में हम आपको दिखाएंगे तालिबान का नया प्रोपेगेंडा जिस पर हावी है पंजशीर के योद्धा। साथ ही हम आपको पंजशीर और तालिबान के बीच चल रहे महासंग्राम की हर एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे। इतना ही नहीं, सुपर पावर अमेरिका के महाफौज की वो तस्वीर भी दिखाएंगे जो रात के अंधेरे में ही काबुल छोड़ अपने मुल्क चले गए। तो चलिए देखते हैं टॉप 9 बैटल ऑफ अफगान। अमेरिकी सेना की वापसी के साथ ही तालिबान एक बार फिर पंजशीर पर कब्जा जमाने के लिए अपनी पूरी ताकत से जुट गया है। तालिबानी आतंकियों ने पंजशीर घाटी पर भीषण हमला करते हुए विद्रोहियों को खून से कीमत चुकाने की धमकी दी। दरअसल तालिबानी आतंकी किसी भी तरह अहमद मसूद के किले को फतह करना चाहते हैं। अहमद मसूद के योद्धाओं ने तालिबानी आतंकियों के छक्के छुड़ाते हुए 350 दहशतगर्दों को ढेर करने का दावा किया है। साथ ही नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने 40 तालिबानियों को बंधक भी बना लिया है। इतना ही नहीं, पंजशीर के शेरों ने तालिबानियों से कई अमेरिकी वाहन और हथियार अपने कब्जे में ले लिए हैं। पंजशीर और तालिबान के बीच भीषण संग्राम चल रहा है। इस बीच तालिबान ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने पंजशीर के शेट्टाल जिले पर कब्जा कर लिया है। इस युद्ध में 4 विद्रोहियों की मौत हुई है जबकि कई विद्रोही उनके कब्जे में हैं। युद्ध के दौरान 1 टैंकर, 2 टैंक, 1 तोप, 1 हेलिक्स और भारी मात्रा में गोला बारूद जब्त करने का भी दावा किया गया है। तालिबान भले ही पंजशीर के शेट्टाल जिले पर कब्जे का दावा करे, लेकिन पंजशीर के शेर हार मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इस बीच अहमद मसूद के प्रवक्ता फहीम दश्ती ने तालिबान के दावे को झूठा बताया है। उनका कहना है कि तालिबान प्रोपेगेंडा का सहारा ले रहा है। उनके दहशतगर्द पंजशीर में 1 किलोमीटर अंदर भी दाखिल नहीं हो सके हैं। पंजशीर के साथ हुई बैठक को लेकर तालिबान मार्गदर्शक मंडल के प्रमुख अमीर खान मुताली ने ऑडियो जारी कर दावा किया है कि तालिबान पंजशीर से शांतिपूर्वक समस्याओं का समाधान चाहता है, लेकिन पंजशीर में कुछ ऐसे गुट हैं जो लड़ना चाहते हैं। हमने उन्हें शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए कहा है। अमेरिका ने अपने आखिरी सैन्य विमान से सैनिकों की वापसी का एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में अमेरिकी सैनिक अपने हथियार और सामानों को पीठ पर लादे कतारबद्ध तरीके से विमान में दाखिल होते दिखाई दे रहे हैं। गौरतलब है कि तालिबानी डेडलाइन से 24 घंटे पहले ही अमेरिकी सैनिकों ने काबुल एयरपोर्ट छोड़ दिया था। काबुल छोड़ने के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकाले गए नागरिकों का आंकड़ा जारी किया है। पेंटागन के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान राज कायम होने के बाद उसकी सेना ने बड़ा सैन्य अभियान चलाया और 1,24,000 लोगों को वहां से निकाला, जिनमें 6,000 अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं। तालिबानी लड़ाकों ने कंधार में सड़कों पर अमेरिकी सेना की कपड़े पहनकर परेड निकाली। इस दौरान तालिबानी लड़ाके अमेरिकी हथियारों से लैस दिखे। तालिबानी झंडे लगे अमेरिकी टैंकों में बैठकर लड़ाके तालिबान के समर्थन में नारे लगा रहे थे, जबकि सड़क पर लोगों की भीड़ जुटी थी। ईसाइयों के सर्वोच्च धर्मगुरु फ्रांसिस पोप ने अफगानिस्तान में पश्चिमी देशों की भूमिका की आलोचना की है। पोप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के उस बयान को भी कोट किया जिसमें पुतिन ने कहा था कि किसी भी देश में लोकतंत्र लाने के नाम पर वहां की ऐतिहासिक, परंपरागत और धार्मिक मुद्दों की अवहेलना कर अपनी बात नहीं थोप सकते। हालांकि पोप ने इस वक्तव्य को कोट करते वक्त पुतिन की जगह मर्केल का नाम लिया।
अनिल देशमुख के वकील और दामाद पर क्यों कसा सीबीआई का शिकंजा। गाय को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की है। केंद्र से राहुल गांधी ने अब पूछे कौन से सवाल। देश की अहम खबरों को जानते हैं टॉप 9 राष्ट्र में। गायों की हालत को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को संसद में बिल लाकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया है। साथ ही कहा है कि संसद में जो भी कानून बनाए सरकार उसे सख्ती से अमल भी कराए। काऊ स्टॉलर एक्ट के तहत गिरफ्तार जावेद नाम के शख्स की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव की बेंच ने ये सुझाव दिया। अदालत ने जावेद की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। गायों को सिर्फ धार्मिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। हर देशवासी का फर्ज है कि वो गायों का सम्मान करे, उनकी सुरक्षा करे। कोर्ट ने ये भी कहा कि जब गायों का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा। हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी का निधन हो गया है। गिलानी ने अंतिम सांस श्रीनगर में ली। उनकी उम्र 91 साल थी। अलगाववादी नेता गिलानी की पहचान कश्मीर पर हमेशा सरकार विरोधी रुख रखने वाले नेता की ही रही। महबूबा मुफ्ती ने गिलानी के निधन पर दुख जताया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने चुनाव के बाद रेप, मर्डर, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसी जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट पहुंची बंगाल सरकार ने याचिका में कहा है कि सीबीआई केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर टीएमसी कार्यकर्ताओं को फंसाने में लगी है। उगाही मामले में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। सीबीआई बीती रात अनिल देशमुख के दामाद गौरव चतुर्वेदी और वकील आनंद डागा को अपने साथ ले गई। एजेंसी की टीम इन्हें मुंबई के वर्ली पुलिस स्टेशन लेकर गई। बाद में गौरव चतुर्वेदी को जाने दिया गया, जबकि आनंद डागा से पूछताछ जारी रही। डागा पर केस की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की कॉपी लीक होने के मामले में आरोप है। कहा जा रहा है कि सीबीआई के लोअर लेवल के अफसर को रिश्वत देकर पीई कॉपी लीक कराई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभुपाद स्वामी की 125वीं जयंती पर 125 रुपए का विशेष सिक्का जारी किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि प्रभुपाद स्वामी एक अलौकिक कृष्ण भक्त तो थे ही, साथ ही वे एक महान भारत भक्त भी थे। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष किया था। उन्होंने असहयोग आंदोलन के समर्थन में स्कॉटिश कॉलेज से अपना डिप्लोमा तक लेने से मना कर दिया था। राहुल गांधी ने सरकार से सवाल किया है कि गैस, पेट्रोल और डीजल से कमाए गए 23 लाख करोड़ रुपए कहां गए। राहुल ने कहा कि लोगों को ये पूछना चाहिए कि ये पैसा कहां जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों से किसानों, मजदूरों, छोटे दुकानदार, एमएसएमई, सैलरीड क्लास, सरकारी कर्मचारियों और ईमानदार उद्योगपतियों का डिमोनेटाइजेशन हो रहा है, जबकि 4 से 5 लोगों का मोनेटाइजेशन हो रहा है। पंजाब कांग्रेस के ड्रामे में बुधवार के दिन भी कई घटनाएं एक साथ घटी। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने चंडीगढ़ में कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की, तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली दरबार में पहुंच गए। बताया जाता है कि हरीश रावत ने सिद्धू को अमरिंदर सिंह के पास चलने के लिए कहा था, लेकिन रावत की बातों को दरकिनार करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू सीधे दिल्ली पहुँच गए। 12 विधायकों की लिस्ट को 8 महीने से रोके रखने वाले महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर उद्धव सरकार ने दबाव बनाने की कोशिश की है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और रेवेन्यू मिनिस्टर बाला साहब थोराट कोश्यारी से मुलाकात करने पहुंचे। हालांकि इसे शिष्टाचार मुलाकात कहा गया, लेकिन बताया जाता है कि नियुक्त किए जाने वाले 12 विधायकों की लिस्ट पर भी इस मीटिंग में बात हुई। तांत्रिक ने छात्रा से किया 8 लाख रुपए का ऑनलाइन फ्रॉड। गाजियाबाद में करंट ने ली एक के बाद एक 5 लोगों की जान। ड्रग्स केस में क्या बोले अरमान कोहली। राज्यों की अहम खबरें देखिए टॉप 9 देश प्रदेश में। आरएसएस का बड़ा मंथन आज से नागपुर में शुरू हो रहा है। बीजेपी सहित कई संगठनों के संगठन मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। इसमें अनेक कामों और कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी। बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष भी बैठक में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि यूपी सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर भी इसमें रणनीति बनेगी। ये बैठक 6 सितम्बर तक चलेगी। 2 दिन की बारिश से राजधानी में कई जगहों पर भीषण जलभराव हो गया। लोग बुरी तरह से परेशान रहे, लेकिन दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने जलभराव को रोकने के लिए जो काम किया, उसी का नतीजा है कि मिंटो ब्रिज में जलभराव की वजह से बस फंसने जैसी समस्या पैदा नहीं हुई। इसके अलावा भी काफी जगहों पर जलभराव नहीं हुआ। सरकार ने कहा कि आगे भी यही कोशिश रहेगी कि कितनी भी बारिश हो, सड़कों पर जलभराव न हो। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने पुलिस पोस्ट पर हमला किया है। ये हमला शेरबाग में किया गया। ग्रेनेड से किए गए इस हमले में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। हमले के दौरान आतंकियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग भी की। सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया और इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया।
यूपी के गाजियाबाद में करंट लगने से 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। घटना का दहला देने वाला सीसीटीवी वीडियो सामने आया। सीसीटीवी में दिख रहा है कि कैसे पहले एक बच्ची खंबे पर आ रहे करंट से चिपक गई और फिर उसे बचाने आए लोग भी करंट की चपेट में आ गए। यूपी के ग्रेटर नोएडा में महिला पुलिसकर्मी के प्यार में पागल एक व्यक्ति ने पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चों को मौत के घाट उतारने के बाद उन्हें घर के अंदर बेसमेंट में दफना दिया। इसके बाद उसने ऊपर से सीमेंट की दीवार बना दी। खास बात यह है कि इस जघन्य हत्याकांड का राज 3 साल बाद खुला। यूपी की कासगंज पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई एनसीबी ने ड्रग्स मामले में एक्टर अरमान कोहली को कोर्ट में पेश किया, जहां से अदालत ने अरमान को 14 दिनों के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। कोर्ट के बाहर निकलते हुए अरमान कोहली ने कहा कि उन पर जो आरोप लगे हैं वो गलत हैं। समय आने पर मीडिया के सामने वो अपना पक्ष रखेंगे। लखनऊ के लॉ मार्टिनियर की 8वीं कक्षा की छात्रा से एक फर्जी तांत्रिक ने 8 लाख से ज्यादा की ठगी कर ली। तांत्रिक ने उसे जिन्न का खौफ दिखाया। छात्रा ऑनलाइन क्लास के दौरान इंटरनेट पर थी, तभी सर्च के दौरान मिले एक नंबर पर उसने कॉल किया तो उसकी बात एक तांत्रिक से हुई। तांत्रिक ने लड़की को झांसे में लेकर उससे ठगी की। पटना के राजेंद्र नगर से नई दिल्ली के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस आज से नए रंग रूप में आ जाएगी। आज से ये ट्रेन तेजस रैक के साथ चलेगी। रेलवे ने कहा कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस तेजस रैक लगने से सुरक्षा में बढ़ोतरी के साथ साथ यात्रियों को सुखद यात्रा का अनुभव मिलेगा। गणेश उत्सव का त्योहार इसी 10 सितंबर से शुरू हो रहा है, लेकिन इस बार बाजार में पहले की तरह रौनक नहीं है। बेंगलुरु में गणेश की प्रतिमाओं की इस बार पहले से काफी कम मांग है। प्रतिमा को बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि कोरोना की वजह से लगातार दूसरे साल उनका रोजगार मंदा जा रहा है। मंदिर खोलने के मुद्दे पर उद्धव को मिला देवेंद्र फडणवीस का जवाब। कर्नाटक तमिलनाडु को क्यों रहना होगा सबसे ज्यादा अलर्ट। कोरोना के बाद अब किस बीमारी की चपेट में आए यूपी के कई जिले। कोरोना और नई महामारी से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 कोरोना से जान। कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45,966 नए केस आए। वहीं इस दौरान 34,768 मरीज रिकवर हो गए। एक दिन में 505 मरीजों की मौत महामारी से हो गई। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,83,000 से ऊपर पहुंच गई है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर बीएमसी सतर्क है। खतरे को देखते हुए विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। 3 सितंबर यानी कल से मुंबई हवाई अड्डे पर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ये परीक्षण अनिवार्य होगा, जिसका पूरा खर्च यात्री उठाएंगे। कई राज्यों में स्कूल खुल गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अभी भी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि इस मुद्दे पर बनाए गए टास्क फोर्स और शिक्षा मंत्रालय स्कूल खोलने की संभावनाओं पर छानबीन कर रहे हैं। टास्क फोर्स की सिफारिश के अनुसार ही इस बारे में कोई फैसला लिया जाएगा। महाराष्ट्र के आपदा प्रबंधन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जो चिंता की बात है। इस मुद्दे पर आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक्सपर्ट्स, कोविड टास्क फोर्स के लोगों और अलग अलग मंत्रालयों के मंत्रियों के साथ मीटिंग करने वाले हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना की 4,456 नए मामले आए हैं। मंदिर खोलने के मुद्दे पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार को घेरा है। फडणवीस ने पूछा कि केंद्र सरकार ने अपने पत्र में कहां कहा है कि मंदिर मत खोलिए। देश के सभी राज्यों ने मंदिर खोल दिए हैं। फडणवीस ने कहा कि पहले अपने मन का करने और फिर केंद्र सरकार पर थोप देने का ये काम ठाकरे सरकार बंद करे। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना काल में जितने समय से महाराष्ट्र के मंदिर बंद हैं, उतने समय तक देश के किसी भी राज्य के मंदिर बंद नहीं हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अगुवाई में कर्नाटक और तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के हालात की समीक्षा की गई। दोनों राज्यों को सलाह दी गई है कि वे केरल से लगते जिलों में खास तौर से वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करें। कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों ही राज्यों में लगातार 1,000 से ज्यादा नए केस रोजाना आ रहे हैं, जबकि इन दोनों राज्यों से लगे केरल में हालात भयावह हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड से निपटने के लिए एक बैठक की। बैठक में कोविड से जुड़ी जरूरी दवाओं की देश में उपलब्धता पर चर्चा की गई। बैठक में बताया गया है कि देश में इस वक्त कोरोना से निपटने के लिए जरूरी सभी ड्रग्स मौजूद हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जरूरी दवाओं के लिए आवश्यक रॉ मटेरियल की भी देश में कोई कमी नहीं है। कोरोना का खौफ खत्म भी नहीं हुआ है और यूपी के मथुरा जिले में रहस्यमय बुखार से सैकड़ों लोग बीमार हो गए हैं। अब तक 8 गांव बुरी तरह से इसकी चपेट में हैं। 12 लोगों की मौत हो चुकी है। 700 से अधिक सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। लोगों में डेंगू, जापानी बुखार और मलेरिया जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अनजान बुखार का कहर बढ़ता जा रहा है। 12 घंटे में यहां 7 और बच्चों की मौत हो गई। स्थानीय मेडिकल कॉलेज में निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस बच्ची कोमल से मुलाकात की थी, उसकी भी मौत हो गई है। जिले में इस अज्ञात बुखार से 15 दिनों के अंदर मरने वालों का आंकड़ा 52 हो गया है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता अनेजा ने बताया कि 240 बच्चे अभी भी भर्ती हैं। अड़ी
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।